आज हम 12 स्ट्रॉन्ग इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 6.6। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। ये कहानी उन 12 अमेरिकन सैनिकों की है जिन्होंने अपनी जाबाजी से हजारों तालिबानियों को धूल चटा दी थी और जीत भी हासिल की थी। अपने देश में हुए हमले और लोगों की मौत का बदला भी लिया था। फिल्म की शुरुआत में ही हमें कुछ हमले दिखाए जाते हैं जो कि अलग अलग टाइम पर अमेरिका में हुए थे और इन सब के पीछे एक ही नाम आता है और वो है ओसामा बिन लादेन का। और फिर यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर से, मतलब कि इस फिल्म के हीरो से, और उसका नाम है कैप्टन मीच। कैप्टन अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ है और अपनी वाइफ जेन के साथ और अपनी छोटी बेटी के साथ बहुत ही खुशनुमा माहौल में रह रहा है। लेकिन आज के दिन अमेरिका में बहुत ही ज्यादा कुछ बुरा घटने वाला है और फिर कैप्टन की बेटी उसे एक न्यूज दिखाती है। ये एक ऐसी न्यूज होती है जिसे देखकर पूरा अमेरिका हिल चुका था और इसमें 10,000 लोग मारे जा चुके थे। अब ये न्यूज देखकर कैप्टन फौरन आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां उसके आर्मी चीफ उसे देखकर कहते हैं कि तुम क्यों आए हो, तुम तो छुट्टी पर थे ना। तो कैप्टन कहता है कि मुझे अपने लोगों का बदला लेना है, जिसने भी ये किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं। और अब चीफ ऑफिसर कैप्टन से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम अब ग्राउंड में काम करना छोड़ देने वाले हो और सिर्फ डेस्क वर्क ही करने वाले हो। और कैप्टन अपने चीफ ऑफिसर से कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरी टीम को मेरी जरूरत है। उसके बाद कैप्टन टेबल पर रखे हुए कुछ पेपर्स को चेक करता है और चीफ ऑफिसर को पूछता है कि क्या इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। तो इसके बाद चीफ ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, ये हमला अलकायदा ने किया है। दरअसल अलकायदा को ओसामा बिन लादेन फंड करता है। यहाँ पर कैप्टन कहता है कि वो अफगानिस्तान में जाएगा अपनी टीम के साथ और जिसने भी ये किया है उससे बदला लेगा। लेकिन उसका चीफ ऑफिसर गुस्से में उसको ऐसा कुछ करने से मना कर देता है क्योंकि उसने खुद ही डेस्क वर्क चुना था और सभी सैनिकों को ट्रेनिंग ग्राउंड से फौरन आर्मी हेडक्वार्टर बुला लिया जाता है ताकि वो इन सभी मिशन को अंजाम दे सके और जिन्होंने भी ये हमला किया है उनको ढूंढ कर मार सके। और यहाँ पर ये न्यूज देखकर सभी सैनिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। और अब इसके बाद कैप्टन अपनी कैबिन में जाता है जहाँ पर वो गुस्से में अपनी डेस्क को लात मारता है जिससे कि वो डेस्क टूट जाता है। फिर अगले ही सीन में हम एक दूसरे ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम होता है स्पेंसर। इनका रिटायरमेंट का भी दिन नजदीक आ चुकी होती है। वो अपने सीनियर के रूम में जाते हैं और वहाँ अपने रिटायरमेंट पेपर को फाड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कैप्टन उनके साथ मिशन पर नहीं गया तो वो भी नहीं जाएंगे। और फिर इसके बाद उनका चीफ ऑफिसर मान जाता है। और फिर अफगानिस्तान जाने से पहले सारे के सारे सैनिक अपनी अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छे पल बिताते हैं और फिर ये सभी लोग अपने अपने परिवार से विदा लेते हैं और अफगानिस्तान के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद कैप्टन की टीम अफगानिस्तान पहुंच जाती है, लेकिन अफगानिस्तान में इनको इनके टारगेट पर पहुंचने से पहले अफगान बॉर्डर के 92 मील दूर इनका K2 बेस है। पूरी की पूरी टीम K2 बेस पर लैंड होती है और वहां पर पहुंचकर कैप्टन और स्पेंसर की मुलाकात कर्नल मलहॉलट से होती है, जो कि कैप्टन का वहां पे इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम इससे पहले कभी ऐसे कोई कॉम्बैट मिशन पर गए हो, तुम्हें मैं हजारों तालिबानियों के बीच में क्यों भेजूं। तब कैप्टन उनको जवाब देते हैं कि हमारे देश के ऊपर जो भी अटैक हुआ है, ऐसा अटैक पूरी दुनिया में अभी तक किसी के ऊपर नहीं हुआ है और US आर्मी जो एयर स्ट्राइक करने वाली है उसका भी तो एक्सपीरियंस हमारी पूरी आर्मी में किसी को नहीं है। तो ये जवाब सुनकर कर्नल हॉलर्ड थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो उसे जानकारी देना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि तालिबान और अलकायदा की फंडिंग ओसामा बिन लादेन करता है और उन लोगों को वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो कि हमारे पास है, जो कि सारे हथियार हैं, टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं। अब यहाँ पे कैप्टन के अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि बेवजह उसके देश के हजारों बेकसूर लोग को मार दिया गया था। कैप्टन का एक सिंपल सा प्लान रहता है और वो किसी भी तरीके से तालिबान के हेड मुल्ला रजान को मारना चाहता है। वो वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी पूरी टीम से मिलता है और उन्हें अंदर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब सभी लोग रेडी हो जाते हैं और अब रात हो चुकी है। सारे सैनिक अपनी बंदूक, जैकेट, हेलमेट लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वे तालिबानियों के बेस से थोड़ी दूरी पर उतर जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उनको जनरल दोस्तम की टीम मिल जाती है जो कि उन्हें रिसीव करने आई होती है। दरअसल जनरल दोस्तम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तम इन्हें बताता है कि तालिबान के हेड तुम सभी को मारने का इनाम रखा है। तुम्हारी बॉडी के $1,00,000 मिलेंगे और जो तुम्हारा सूट है उसके $40,000 मिलेंगे, इसीलिए सभी को संभल कर रहना होगा। दोस्तम अमेरिकन सैनिकों को सिर्फ 6 घोड़े देता है, जिसको देखते हुए कैप्टन कहता है कि हम तो 12 लोग हैं और तुमने सिर्फ 6 घोड़े क्यों दिए हैं। तो दोस्तम कहता है कि मेरे पास बस इतने ही घोड़े हैं, तुम लोगों को इस पर आना है तो आओ वरना मत आओ। अब कैप्टन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वह अपने कुछ साथियों को वहीं पर छोड़ देता है और उन्हीं के साथ दोस्तम के लोग भी वहीं पर रुक जाते हैं। और इधर मुल्ला रज्जान, जो कि तालिबान के सरदार हैं, जिसने अपने ही कानून बना रखे हैं, वो एक टीचर को बहुत सारे लोगों के सामने बैठा देता है और उसकी बेटी के सामने ही उसे मारने वाला होता है। वो उसकी बेटी से पूछता है कि कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है। तो उसकी बेटी जवाब देती है कि जिराफ होता है। और यहाँ पर इस टीचर का पति भी होता है जो मुल्ला रज्जान से भीख मांगता है कि हमें प्लीज छोड़ दो, पर
पर इन तालिबानियों को उन पर कोई भी रहम नहीं आता। जब उस टीचर को एहसास होता है कि अब वो नहीं बच सकती है और अब वो मरने वाली है, तब वो अपनी बेटी की तरफ देखती है कि बेटी तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, और तभी रजान उसे गोली मार देता है और इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रजान जानवर है और सिर्फ इनको पैसा और दहशत कमानी है। अब रजान बोलता है कि इस शहर में कोई भी लड़की जो कि 8 साल से ऊपर है वो स्कूल नहीं जाएगी और पढ़ाई नहीं करेगी। दरअसल तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है कुछ ऐसी ही मनमानी कर रहे हैं, नई कानून लगा रहे हैं और जिसे चाहे उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और दोस्तम जल्दी जल्दी एक गांव तक पहुंच जाते हैं जिस गांव का नाम होता है बेजन, और वो पूरा गांव तालिबान के अंडर होता है। उसे 25 मील की दूरी पर मजार शरीफ होता है जहां पर मुल्ला रज्जान मौजूद है। यहाँ इस गांव में सिर्फ आम आदमी रहते हैं जो कि अफगानिस्तान के नागरिक हैं। वहां पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगता है। इसे देख कैप्टन और उसकी टीम डिसाइड करती है कि आज की रात वो इस गुफा में गुजारेंगे और अगली सुबह होते ही उन लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे। अब रात हो जाती है और सारे लोग आराम करने लगते हैं। फिर वहाँ कैप्टन के पास दोस्तम आता है और उनसे पूछता है कि मेरे आने पर तुम्हारे लोग खड़े क्यों नहीं होते। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें इस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया गया है। ये सुनकर दोस्तम कैप्टन से कहता है कि यही फर्क है तुम्हारे और मेरे लोगों के बीच, तुम लोगों को इज्जत करने नहीं आती। ये बोलकर वहाँ से दोस्तम चला जाता है। उधर K2 बेस में कर्नल को एक लेडी ऑफिसर आकर बताती है कि कैप्टन की टीम ने सप्लाई ड्रॉप मांगी है, उन्हें कुछ बियर और कुछ खाने का सामान चाहिए। वो अभी कोबा की लेक के पास ठहरे हुए हैं। उन्होंने अपने 6 लोगों को बेस पर छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास सिर्फ 6 ही घोड़े थे। घोड़ों का नाम सुनकर कर्नल को शौक लग जाता है। अमेरिका ने खुद को इतना हाईटेक बनाया है, उसके बावजूद भी वो घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह होने पर कैप्टन की टीम निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद इन्हें तालिबान का जो पहला कैंप है वो दिखाई देता है। वह उनके काफी करीब आ जाता है। जब कैप्टन अपनी दूरबीन से देखता है तो उनके पास हर तरह के हथियार होते हैं और वो काफी सारी तादाद में भी होते हैं। और ये देखकर कैप्टन दोस्तम से कहता है कि मुझे इनके थोड़े पास जाना होगा ताकि मैं फाइटर प्लेन को उनकी सही लोकेशन बता सकूं। लेकिन दोस्तम कहता है कि तुम्हें वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सही लोकेशन सही कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं। तो कैप्टन दोस्तम पर भरोसा कर लेता है और उसके दिए हुए कोऑर्डिनेट्स फाइटर प्लेन को भेज देता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो प्लेन से वहाँ पे बम गिराना शुरू कर देते हैं। बम गिराते ही दोस्तम के साथी काफी खुश हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने पहली बार बम गिरते हुए देखे हो। लेकिन कैप्टन देखता है कि बम गलत लोकेशन पे गिर रहे हैं और वहाँ से दुश्मन भाग रहे हैं, इसीलिए वो घोड़ा लेकर उनके और करीब जाता है और सही कोऑर्डिनेट्स भेजने लगता है। लेकिन तभी उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और इसी बीच एयर स्ट्राइक होने लग जाती है जिससे कि तालिबान के सारे ठिकाने तबाह होने लगते हैं। दोस्तम कहता है कि अब हम कल हमला करेंगे, आज के लिए बस इतना ही काफी है। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर भी वहाँ से वो चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम एयर ड्रॉप्स को देखते हैं जो कि कैप्टन ने अपने हेडक्वार्टर से मंगाए हुए थे। लेकिन कुछ एयर ड्रॉप्स गलत जगह पर गिर जाते हैं और गाँव वाले उसे उठा लेते हैं। फिर उन एयर ड्रॉप्स को पैसे देकर खरीदना पड़ता है सैनिकों को उन गाँव वालों से, मतलब कि खुद के ही एयर ड्रॉप्स उन्हें पैसे देकर के खरीदने पड़ते हैं। एक गाँव वाला उनकी सोल्जर जैकेट और सूट चुरा लेता है और वहाँ से बड़े ही आराम से निकल जाता है। अब अगले दिन कैप्टन और दोस्तम उसी जगह पर जाते हैं और फिर से एयर स्ट्राइक करवाते हैं और फिर कैप्टन की टीम और तालिबानियों के बीच में काफी भयंकर फाइट हो जाती है। वहाँ पे हमें तालिबान का हेड भी दिखाई पड़ता है। वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन की टीम बचे हुए सारे तालिबानियों को वहाँ पर मार गिराती है, जिसमें कैप्टन के साथ एक बच्चा भी होता है जो कि इस लड़ाई में मारा जाता है। अब कैप्टन के पास एयर सपोर्ट नहीं था, इसीलिए अभी इनको यहाँ से वापस जाना होगा। यहाँ पर US आर्मी ने स्ट्राइक कर करके आधे से ज्यादा तालिबान को मार गिराया था। अब इन्हें इनके आखिरी पड़ाव तक जाना है जो कि था मजार शरीफ, जो कि तालिबानियों का मेन अड्डा था। और इसी जगह पर उन्हें मुल्ला रजान मिलेगा जो कि तालिबानियों का हेड है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और अपने खाने के लिए कुछ चिप्स भी खरीद लेते हैं और इसी जगह पर थोड़ा आराम भी कर देते हैं। अब कैप्टन दोस्तम से बात करने जाता है और उसे बताता है कि अमेरिकन आर्मी ने हमारी तरफ से एक और टीम भेजी है QDA 555, जिससे अफगानिस्तान के एक लीडर मोहम्मद के साथ वो मजार शरीफ दूसरी साइड से अटैक करेंगे और उसके बाद वो दोनों तरफ से घिर जाएंगे। लेकिन ये बात सुनकर दोस्तम एकदम से गुस्सा हो जाता है क्योंकि मोहम्मद उसका पॉलिटिकल विरोधी होता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अमेरिका उसके विरोधी के साथ काम करे। वो कहता है कि अगर US की टीम मोहम्मद के साथ गई तो वो US और कैप्टन का साथ छोड़ देगा और दोस्तम ऐसा ही करता है। दोस्तम कैप्टन का साथ छोड़कर अपने आदमियों के साथ चला जाता है। अब कैप्टन अपने साथियों को ये बात बताता है जिससे कि उनका मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन की जो दूसरी टीम होती है वो भी आ जाती है जिसे कि अमेरिकन आर्मी ने भेजा था। यहाँ से थोड़ी ही दूर चलने पर इन्हें मजार शरीफ दिख जाता है, लेकिन वहाँ के हालात इनकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर काफी सारे दुश्मन के लोग होते हैं, उनके पास अलग अलग तरह के हथियार होते हैं, टैंक्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं और ये लोग बहुत ही ज्यादा होते हैं। कैप्टन पहले यहाँ पे एयर स्ट्राइक करवाते हैं और ये बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक होती है जिससे कि पूरी जगह तबाह हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और फिर सारे लोग आगे बढ़ते हैं और गन फाइट करने लगते हैं। तभी स्पेंसर की टीम के पास
खुद को सरेंडर करने के लिए कुछ तालिबानी आ जाते हैं। उन्हें देखकर स्पेंसर अपने एक साथी से कहता है कि हमें इन लोगों को चेक करना चाहिए, लेकिन तभी उन तालिबानियों में से एक खुद को बम से उड़ा देता है और फिर हर तरफ तबाही मच जाती है। इसी तबाही में स्पेंसर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी दोस्तम कैप्टन की मदद करने के लिए दोबारा आ जाता है और तभी अचानक से इन लोगों पर तालिबान रॉकेट लॉन्चर्स छोड़ने लगता है। वो पहाड़ों पर रॉकेट लॉन्चर मार रहा था, जिससे कि सभी आदमी यहाँ पर जख्मी हो रहे थे। हर तरफ हड़कंप मच रहा था और इसी बीच मुल्ला रज्जान अपनी छुपे हुए ठिकाने से बाहर निकलता है और मशीन गन से गोली भागना शुरू कर देता है। ये गोलियां दोस्तम के साथियों पर आकर लगने लग जाती है, जिससे कि वो भागना शुरू कर देते हैं। तभी दोबारा से एयर स्ट्राइक होने लगती है और इसके बाद पूरी तरीके से शांति हो जाती है। ये शांति वही होती है जो किसी के मौत के पहले होती है। और फिर कैप्टन अपने साथियों के साथ घोड़ों पर उस वॉर में जाता है जहाँ पर घोड़े से गन चलाई जा रही, और उसके बाद यहाँ पे ये बहुत सारे तालिबानियों को मार गिराते हैं। लेकिन इसी बीच इनके जो भी साथी होते मिसाइल की वजह से मारे जाते हैं और एक मिसाइल आकर कैप्टन के पास गिर जाती है, जिससे वो भी जख्मी हो जाता है। लेकिन वो दोबारा उठ जाता है और सबसे कहता है कि MI-15 लॉन्चर है और इसे लोड होने में 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। इससे पहले कि इसमें सारी मिसाइल्स लोड करे, हमें उसके अंदर घुसना होगा और इन सभी को उसे चलाने से रोकना होगा, नहीं तो हम सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। फिर दोस्तों अपने साथियों के साथ और कैप्टन अपने साथियों के साथ घुस जाता है और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर से मिसाइल फायर कर रहे थे। और यहाँ पर ये लोग बहुत सारे तालिबानियों को मार देते हैं और पूरी तरीके से सन्नाटा कर देते हैं। यहाँ पर जो भी तालिबानी थे वे सभी हारने लगते हैं और यहाँ पर रज्जान अपने लोगों को मरता देखकर वहाँ से गाड़ी से भागने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत खराब होती है ऊंट पर भी बिठा दो तो भी कुत्ता काट ही लेता है। तो यहाँ पे रज्जान के साथ यही हाल होता है। वह अपनी गाड़ी से भाग रहा था, लेकिन तभी एक गड्ढे में गिर जाता है और फंस जाता है और वहीं पर दोस्तम अपने घोड़े पर आकर उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सभी लोग सभी तालिबानियों को मार देते हैं और यहाँ पर ये लोग जंग जीत जाते हैं। लेकिन अभी स्पेंसर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए तुरंत ही वहाँ पर एक चॉपर बुलाया जाता है और फिर ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद बेस पर सभी लोग सेफली पहुँच जाते हैं। इसके बाद जनरल दोस्तम और मोहम्मद में भी दोस्ती हो जाती, जो कि दोनों पहले एक दूसरे के विरोधी थे। और जाते जाते जनरल दोस्तम से काफी अच्छी बातें करते हैं और कहता है मैं जब भी इस कंट्री में जाऊंगा वहाँ तुम्हारी फ्लैग लगा लूंगा। इसके जवाब में कैप्टन कहता है कि ये तुम्हारा देश है, तुम अपना यहाँ झंडा यहाँ पर लगाना। और फिर सारे सैनिक वापस अमेरिका आ जाते हैं और वो भी सही सलामत और जिंदा। इस वॉर के बाद US आर्मी ने जनरल दोस्तम को अफगानिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि अमेरिका में हुए कुछ हमलों के